हेलो डियर स्टूडेंट, क्विक रिवीजन सीरीज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम अपना हमारा आज का चैप्टर होने वाला है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। देखो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। ये आपको ये चैप्टर अच्छे से करना चाहिए और मैं उम्मीद करती हूँ आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो आज मैं आपके साथ इस चैप्टर के जो आपके कॉन्सेप्ट है वो सब क्लियर करती हूँ, आपको एक क्विक डेफिनेशन देती हूँ और हम इस चैप्टर को 20 मिनट्स में कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर। टॉपिक होने वाला है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स होता है जो क्या बताता है हमारी किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, वेलोसिटी, उसके एक्सीलरेशन के बारे में डिफाइन करते हैं हम कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से। हमारे कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से होते हैं? एक्स, वाई, जेड एंड टाइम टी। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इस तरह से, ये एक्स एक्सिस होती है, एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, ये जेड कोऑर्डिनेट और एक कोऑर्डिनेट होता है हमारा टाइम। ठीक है, तो आ कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज्ड टू मेजर position, velocity and acceleration of object is known as frame of reference. There are two types of frame of reference. Frame of reference number one is inertial frame of reference and number two non-inertial frame of reference. अब inertial frame of reference कौन सा frame of reference होता है? वो frame of reference जो हमारा या तो रेस्ट में होगा या फिर वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता है, उस तरह के रेफरेंस फ्रेम को हम इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस बोलते हैं। नंबर टू होता है हमारा नॉन इनर्शियल, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हमारी क्या कंटिन्यूसली एक्सीलरेट होता रहता है, यानी कि कभी उसकी स्पीड ज़्यादा है कभी डाउन होती रहती है, तो उस तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको डिटेल डिस्कस तो करूंगी नहीं, सिर्फ डेफिनेशन दूंगी। अगर आपको डिटेल चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको डिटेल वीडियो भी दे दूंगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? देखो, इनर्शिया क्या है? इनर्शिया ऑब्जेक्ट की क्वालिटी है, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी? उसकी वो प्रॉपर्टी, उसकी वो क्वालिटी जो उसे उसकी पोजीशन चेंज करने से रोकती है, विच रेजिस्ट टू द ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स पोजीशन, इट्स स्टेट। यानी कि अगर हमारी ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टेट में है तो हमारी ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टेट में ही रहना चाहेगी, या फिर वो अगर कंटिन्यूसली मूव कर रही है तो वो कंटिन्यूसली मूव ही करना चाहेगी। तो क्या है, उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी अपनी खुद की जो उसे चेंज करने से, रेस्ट उसकी पोजीशन, उसकी स्टेट को चेंज करने से रोकती है। जैसे कि हमारी ऑब्जेक्ट का मास क्या करता है? ऑब्जेक्ट को उसकी पोजीशन चेंज करने से रोकता है ना। कितनी ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट होगी, जितनी ज़्यादा उसकी स्टेट को चेंज करना उतना ही मुश्किल होगा। अगर कोई हमारे पास हैवी ऑब्जेक्ट है, सपोज कोई स्टोन है काफ़ी बड़ा, तो उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए हमें उस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, उसको ज़्यादा एक्सेलरेशन देना पड़ेगा। और इसी तरह से अगर कोई स्टोन मूव कर रहा है तो उसको हमें रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा, ज़्यादा डीएक्सीलरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है, इनर्शिया किससे रिलेटेड है? एक्सीलरेशन से। हाइयर द इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट हाइयर द एक्सीलरेशन। जितनी ज़्यादा ऑब्जेक्ट की इनर्शिया होगी उतना ही ज़्यादा उसका एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर के जो हमारा चैप्टर है उसका मेन टॉपिक न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हमें सर आइजैक न्यूटन ने दिए थे और उन्होंने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे। न्यूटन, जिन्हें हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बोलते हैं, वो क्या है तीनों? चलो हम पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ क्या होता है? फर्स्ट लॉ हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, यानी कि हमने क्या बताया, इनर्शिया क्या है? किसी ऑब्जेक्ट की नेचुरल प्रॉपर्टी जो उसके स्टेट को चेंज करने से उसको रेजिस्ट करती है, यानी अगर हमें उसकी स्टेट चेंज करनी है तो उसे हमें फोर्स देना पड़ेगा। सेम हमारा न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो बोलता है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज करने के लिए हमें उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। व्हाट इज फर्स्ट लॉ? First law tells us that object does not change its state without applying any external force. ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उस पर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो वो मूव तो नहीं कर सकती ना। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या बोलता है? किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई नेट फोर्स, यानी कि हमने फर्स्ट लॉ में क्या बताया, किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने के लिए उस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो सेकंड लॉ क्या बोल रहा है? जो वो फोर्स अप्लाई होता है ना, वो उस ऑब्जेक्ट के मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन के इक्वल होता है, यानी फोर्स इज इक्वल्स टू एम में होता है, जहाँ एम क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ए इज द एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, थर्ड लॉ क्या बोलता है न्यूटन का? न्यूटन थर्ड लॉ टेल्स अस दैट
एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड पॉजिटिव रिएक्शन, यानी कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सपोज हमारे पास ये कोई बॉल है, ठीक है, और हमारे पास एक बॉल ये है, ये बॉल इसकी तरफ मूव कर रही है, जो एफ ए, सपोज ये बॉल ए है, ये बी है, एफ ए बी फोर्स अप्लाई कर रही है, तो क्या होगा, जैसे ये इस पे हिट करेगी यानी इस पर अपना फोर्स डालेगी, तो ये क्या करेगी, ऑपोजिट फोर्स देगी इसको, माइनस एफ बी ए इक्वल बट ऑपोजिट फोर्स। जैसे कि हम एक बैट और बॉल का एग्जांपल लेके चलते हैं, बॉल आई, बॉल ने बैट को हिट किया, क्या किया, बॉल ने बैट को हिट किया, यानी बॉल ने बैट पर फोर्स अप्लाई किया। अब क्या होगा, जितना फोर्स हमारी बॉल ने बैट पर अप्लाई किया है, उतना ही अपोजिट फोर्स हमारा बैट हमारी बॉल पर भी अप्लाई करेगा, यानी एवरी एक्शन हैज अ ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। इस लॉ को हम एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ को, एक्शन रिएक्शन लॉ। नेक्स्ट आता है हमारा लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम हमारा क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट पोजेसेस इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि हमारी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जो ये बताती है कि ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज करना कितना इजी है, कितना मुश्किल है, उसे उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम बोलते हैं। यहाँ हमने लीनियर मोमेंटम की बात करी है, तो यानी स्ट्रेट लाइन में जो मोमेंटम होगा। जैसे कि हम एग्जांपल लेके चलते हैं, एक कार, सपोज हमारी कार ड्राइव कर रही है, तो कितनी फास्ट वो मूव कर रही है, कितनी स्लो मूव कर रही है। देखो जितनी ज़्यादा फास्ट मूव करेगी उसको स्टॉप करना उतना थोड़ा मुश्किल होगा, ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे, और जितनी वो स्लो मूव कर रही होगी उसको रोकने में हमें उतने ही कम एफर्ट्स लगेंगे। तो लीनियर मोमेंटम जो होता है वो होता है P इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। क्या होता है, P इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, यानी जितनी हैवी ऑब्जेक्ट होगी उसका मोमेंटम उतना ही ज़्यादा होगा और उसकी स्टेट चेंज करने में उतने ही ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे। सिमिलरली ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जितनी हाई होगी उसका मोमेंटम उतना ही हाई होगा और उसकी स्टेट चेंज करने में उतने ही ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक हैवी लोडेड ट्रक और एक हाई स्पीड कार। ठीक है, सपोज ये हमारा हैवी लोडेड ट्रक है और ये हमारी कार मूव कर रही है सपोज। ठीक है, अब देखो क्या है, इसका मास ज़्यादा है और इसमें क्या है, वेलोसिटी ज़्यादा है, तो दोनों का मोमेंटम क्या होगा, सेम। इसका मास ज़्यादा है और ये जा रहा है, तो जैसे इसको हमारे किसी टर्न पर टर्न करना होगा तो क्या होगा, इसको प्रॉब्लम होगी, बहुत धीरे धीरे टर्न करेगा ये, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इसका मोमेंटम ज़्यादा है, मास ज़्यादा होने की वजह से ये हमारा पलट भी सकता है। इसी तरह से सिमिलरली कार है, अगर कोई हाई स्पीड कार आ रही है और वो टर्न करती है तो क्या होगा, वो स्लिप हो सकती है, तो क्या करना पड़ता है, पहले उसकी वेलोसिटी चेंज करनी पड़ेगी, यानी उसका मोमेंटम चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद उसको मूव हमें वहाँ पे टर्न लेना होगा, तो वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से उसका मोमेंटम ज़्यादा है, यानी उसकी डायरेक्शन चेंज करना मुश्किल हो जाता है। इसी पर बेसिस आता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का कंजर्वेशन क्या बताता है कि किसी भी क्लोज सिस्टम के अंदर क्या होता है, किसी क्लोज सिस्टम के अंदर टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, यानी जो ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता। यानी कि अगर हम एक चलती हुई कार का एग्जांपल लेते हैं और हम उसको टर्न कराना है तो हमें क्या चेंज करनी पड़ेगी, उसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी यानी एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन यानी फोर्स। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, उसको फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस पर, उसको डीएक्सीलरेट कर रहे हैं, एक्सीलरेट कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम, उसका मोमेंटम चेंज कर रहे हैं। तो मोमेंटम चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई। तो क्या कहता है कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कंजर्व रहता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता। द मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कंजर्व अंटिल एंड अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स डज नॉट अप्लाई एट दैट ऑब्जेक्ट। देखो तो इससे हमारा एक फॉर्मूला निकल के आता है, dp/dt इज इक्वल टू f, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जिस रेट के साथ मोमेंटम चेंज हो रहा है वो किसके इक्वल होगा, फोर्स के। चलो हम आपको ये फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाते हैं कैसे। मोमेंटम होता है वो होता है p इज इक्वल टू mv। ठीक है, तो यहाँ से p इज इक्वल टू mv। अब चेंज इन मोमेंटम क्या है, dp/dt, भाई टी टाइम में हमारा मोमेंटम चेंज हो रहा है, इज इक्वल्स टू एम क्योंकि मास ऑब्जेक्ट का वो कांस्टेंट रहने वाला है, v कितना हो जाएगा, dv/dt।
dv अपॉन dt क्या होता है हमारा एक्सीलरेशन a, तो यहाँ से dp अपॉन dt कितना आ गया ma इज इक्वल्स टू f, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स। ओके, क्लियर है। किसी भी टॉपिक पर अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए, आप उसको अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, देखो जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसका मोमेंटम चेंज होता है। तो इम्पल्स हमारी चेंज ऑफ मोमेंटम बाय अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स इज नोन एज इम्पल्स, यानी वो फिनोमिना जिसमें हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके मोमेंटम चेंज करते हैं, उस फिनोमिना को हम इम्पल्स बोलते हैं। ये क्या फिनोमिना क्या है, ये एक लो हाई फोर्स अप्लाई करेंगे हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। इसमें क्या करते हैं, हाई फोर्स अप्लाई फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। तो इसका फॉर्मूला जो होता है चेंज इन मोमेंटम होता है J इज इक्वल्स टू एफ डी टी होता है, J इज इक्वल्स टू एफ dt होता है, जहाँ पे f क्या है फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं और dt क्या है शॉर्ट टाइम इंटरवल, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स क्या होता है, देखो जो हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है कि ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट चेंज नहीं करती है कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए बिना, या फिर सेकंड लॉ की फोर्स जो अप्लाई होता है वो F इज इक्वल्स टू एम में होता है, जहाँ m मास a एक्सीलरेशन होता है ऑब्जेक्ट का। अब ये हमारे जो लॉज है मोशन के फर्स्ट एंड सेकंड, ये हमारे इनर्शियल फ्रेम में ही वैलिड होते हैं, यानी जब या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होती है या कॉन्स्टेंटली मूव कर रही होती है। बट अगर ऐसा हो जाए कि हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम हो, यानी अगर हमारा फ्रेम एक्सीलरेट कर रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा नॉर्मल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। उस कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स वर्क करता है वो स्यूडो फोर्स होता है। ये एक इमेजिनरी फोर्स है। कैसा फोर्स है, इमेजिनरी। स्यूडो फोर्स इज नॉट अ रियल फोर्स, दिस इज अ इमेजिनरी फोर्स। मतलब ये फोर्स वर्क करता है और ये फील होता है, एक्चुअल में ये नहीं होता है, ये सिर्फ इमेजिनेशन होता है। और ये क्या होता है, F इज इक्वल्स टू माइनस एम ए, जहाँ m क्या है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, a क्या है एक्सीलरेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम जिस एक्सीलरेशन के साथ एक्सीलरेट हो रहा है ये वो होता है। ठीक है, यहाँ तो एक्सीलरेशन ऑब्जेक्ट का होता है, ये किसका होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम का। तो इस नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर हमारे दो फोर्स होता है, नॉर्मल फोर्स प्लस स्यूडो फोर्स होता है। और ये जो फोर्स होता है ये ऑब्जेक्ट के हमेशा ये जो फोर्स होगा ये हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम के एक्सीलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। यानी अगर ऑब्जेक्ट अपवर्ड एक्सीलरेट हो रही है ना, तो ये हमारा डाउनवर्ड वर्क करेगा। अगर हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम अपवर्ड एक्सीलरेट होता है तो ये डाउनवर्ड वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होता है इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल्स। इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल क्या होता है, जब हमारे पार्टिकल पर वर्क करने वाला नेट फोर्स 0 होता है, तो उस कंडीशन में हमारा पार्टिकल अपनी उसी स्टेट में रहता है, या तो वो रेस्ट स्टेट में रहता है, वो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। तो इस तरह की जो पार्टिकल की कंडीशन होती है उसे हम इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल बोलते हैं। देखो क्या होता है, सपोज हमारा कोई पार्टिकल है, इस पे इधर से फोर्स F1, F2, F3, F4 वर्क कर रहा है, और जो टोटल फोर्स है वो 0 है, यानी रिजल्टेंट 0 है। तो इस तरह से हमारा पार्टिकल का होगा इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। अगर हमारा पार्टिकल रेस्ट स्टेट में है तो उसे क्या बोलते हैं हम, रेस्ट इक्विलिब्रियम। और अगर वो मूव कर रहा है कंटिन्यूसली तो उसको हम मोशन इक्विलिब्रियम या फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। ठीक है, अब हमने बात करी फोर्स की, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हमारा किस पे बेस है, फोर्स पर। तो अब हमारे मैकेनिक्स में जो कॉमन फोर्सेस आते हैं, यानी जब हम क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते हैं तो कौन कौन से फोर्सेस हमारे मेनली वर्क करते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनमें नंबर 1 होता है हमारा वेट। वेट क्या है, ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है ना, उसे हम वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो क्या है ये, अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस, जो दो मासेस के बीच में वर्क करेगा। और दिस इज ऑलवेज डाउनवर्ड, यानी अगर हमारा कोई ये मास ये है और ये अर्थ है, तो इन दोनों के बीच में जो वर्क करेगा वो हमारा वेट होगा, और उसे हम mg बोलते हैं। क्या होता है, F इज इक्वल्स टू mg। नेक्स्ट होता है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, अगर ये सरफेस है तो इसके जो परपेंडिकुलर फोर्स वर्क करता है इसको हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। थर्ड होता है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, जब हमारी कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर मूव करती है तो जो हमारा सरफेस होता है और उस ऑब्जेक्ट की जो लेयर होती है ना, उन दोनों के बीच में एक फोर्स वर्क करता है, और उस फोर्स को हम फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, जो क्या करता है, हमारी ऑब्जेक्ट के मोशन का ऑपोजिशन
करता है। क्या करता है? यानी अगर हमारी ऑब्जेक्ट आगे मूव कर रही है तो फ्रिक्शन क्या करेगा? उसको रोकने की कोशिश करता है। इसी वजह से हमारी मूव करती हुई ऑब्जेक्ट कुछ टाइम बाद रुक जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा टेंशन। टेंशन फोर्स क्या होता है? जब हम किसी रोप को खींचते हैं तो उसके जो पुल करने पर जो उसके अंदर फोर्स क्रिएट होता है उसको हम टेंशन बोलते हैं। ये कहाँ वर्क करती है? किसी स्ट्रिंग में, रोप में या फिर केबल के अंदर। पुलिंग फोर्स ट्रांसमिटेड थ्रू अ स्ट्रिंग और रोप और केबल। ठीक है, जैसे कि हम अगर कोई हैंग करते हैं किसी स्ट्रिंग के साथ कोई स्टोन, तो क्या होता है? स्ट्रिंग उसकी नीचे की तरफ खींचती है, पुल होती है, तो क्या होता है? उस स्ट्रिंग के अंदर एक टेंशन क्रिएट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? टेंशन फोर्स बोलते हैं। ये था मेरा आज का वीडियो स्टूडेंट्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड क्विक रिवीजन सीरीज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा। और मैं ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया बाय जूही चौधरी को सब्सक्राइब करना ना भूले और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनकी हेल्प हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया बाय जूही चौधरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।